नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी या फिर पीआरटी वाला 2024 में जो दिसंबर में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हम अन्य सब्जेक्ट जो से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पर व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। सही डब्बा परीक्षण, टीएटी, शब्द साहचर्य या 16 पीएफ परीक्षण। तो कौन सा यहाँ पर एक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। अब नहीं है तो जो ये ऑप्शन 4 में बताया गया है अर्थात 16 पीएफ परीक्षण, तो इसका छोड़कर जो अन्य सभी जो यहाँ पर दिए गए हैं ये व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं। जैसे हरमन रोसा जो उन्होंने दिया था ये सही डब्बा परीक्षण। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है आवश्यकता का पद अनुक्रम सिद्धांत। ये प्रतिपादित किया गया था वाटसन, मैस्लो, कोहलर या पावलोव के द्वारा। तो आवश्यकता का पद अनुक्रम सिद्धांत और इसका जो संबंध है ये मैस्लो से है, तो मैस्लो के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इनमें से कौन सी अधिकारी ग्रंथि मानी गई है या कह सकते हैं कि मुख्य ग्रंथि है। थायराइड, एड्रीनल, अंतःस्रावी या पीयूष ग्रंथि। और यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन जो 4 में है हमारा ये जो पीयूष ग्रंथि जो है इसी को माना गया है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, जैसे एड्रीनल ग्रंथि हो गया, कंठ ग्रंथि हो गया और यौन ग्रंथि। इनके कार्यों पर नियंत्रण रखती है कौन सी, पीयूष ग्रंथि। तो इसलिए इसे जो मुख्य ग्रंथि कहा गया है। इसके बाद आ जाता है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया था युंग, फ्रायर, एडलर या स्लीवन ने। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किनके द्वारा दिया गया था, और ये दिया गया था जो युंग है इनके द्वारा। इसके बाद आ जाता है अंगूर खट्टे हैं। ये उदाहरण है यहाँ पर दमन, युक्तिकरण, प्रतिगमन या प्रतिक्रिया निर्माण का। तो अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन 3 में है युक्तिकरण, तो इसका है। तो युक्तिकरण में व्यक्ति क्या है अपने जो अयुक्ति संगत व्यवहारों को एक युक्ति संगत एवं तर्क संगत व्यवहार के रूप में परिणत कर अपने आप को संतुष्ट कर अपना मानसिक तनाव दूर करता है। तो और इस तरह से युक्तिकरण से 2 उद्देश्य की पूर्ति होती है। पहला तो यह है कि जब व्यक्ति लक्ष्य पर पहुंचने में असमर्थ रहता है तो इससे उत्पन्न कुंठा की गंभीरता को युक्तिकरण कम कर देती है। और दूसरा यह कि व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार के लिए एक स्वीकार्य अभिप्रेरक प्रदान करता है। तो अंगूर खट्टे हैं, आपने लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी, बचपन में आती थी अंगूर खट्टे हैं जब वो अंगूर प्राप्त नहीं कर सकी थी। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है ये युक्तिकरण का माना गया है। इसके बाद आ जाता है अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था, और इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत यहाँ पर ये जो आईपी पावलोव है, टोलमैन है, थॉर्नडाइक या स्किनर किनका है, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ये स्किनर है, तो इनका है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और ये सिद्धांत जो है साधनात्मक अनुबंधन पर आधारित है, जिसमें प्रयोज्य के सीखने के व्यवहार का अध्ययन सक्रिय रूप से किया जाता है। इसके बाद है औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होती है। तो औसत वाले जो है उनकी पूछी गई है, और ये 90-100 वाले जो होते हैं 90-109 वाले, तो ये आ जाते हैं सामान्य में आ जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि औसत वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है, नामिक, अनुपात, क्रमिक या अंतराल। तो सबसे अच्छा पूछा गया यहाँ पर। अब सबसे अच्छा जो है इनमें ये जो अनुपात वाला है, तो इसी को सबसे अच्छा माना गया है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा जिन पियाजे, इनका है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है। तो जिन पियाजे का है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। 4 जो है इन्होंने जो सिद्धांत कह सकते हैं या अवस्थाएं वो बतलाई थी। तो इसमें अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था को दिखाता है। कौन सी अवस्था की विशेषताएं हैं अमूर्त तर्क। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। सबसे पहले इंद्रियजनित भ्रामक अवस्था थी, उसके बाद संवेदनक, पूर्व, मूर्त और अमूर्त या औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था।
तो 4 थी इनके द्वारा जो ये बतलाई गई थी। अब तो यहाँ पर ये अमूर्त की बात है। अब अमूर्त जो है यहाँ पर ये जो औपचारिक जो सक्रियात्मक अवस्था है इसको अमूर्त भी कह देते हैं। तो ये सबसे लास्ट वाली है चौथे नंबर की। नेक्स्ट आ जाता है जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युत्सा कौन सा है? योगफल पूछा गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो इसमें योगफल है ये वंशानुक्रम जो ऑप्शन 3 में है। नेक्स्ट आ जाता है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, विलयन, मार्गान्तिकरण या नवीनीकरण के द्वारा। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? और जो ऑप्शन 2 में आई है कौन सी है? ये मार्गान्तिकरण है। इसके बाद है प्रत्ययों का बनते रहना की कौन सी एक प्रक्रिया है? विषम है, अनियमित है, सामयिक या संचयी है? तो प्रत्ययों का बनते रहना और कौन सी है? यहाँ पर ये संचयी प्रक्रिया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता। तो कौन सा भूलने का कारण नहीं है? अब भूलने का कारण यहाँ पर नहीं है जो ये ऑप्शन 4 में दिया गया है, शिक्षक की योग्यता। नेक्स्ट आ जाता है स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता ये कहलाती है एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि। तो स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता ये कहलाती है और जी फैक्टर इसको कहा जाता है। तो एक होता है एस फैक्टर और एक होता है जी। जी मतलब जर्नल और एस मतलब स्पेसिफिक। तो यहाँ पर जो है ये जी कारक जो है जर्नल कारक सामान्य वो वाला माना गया है। और स्पीयरमैन जो इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया था ये आप याद रखिएगा। तो बुद्धि की संरचना में मूल रूप से 2 कारक सामान्य अर्थात जी फैक्टर और विशिष्ट एस फैक्टर इनको निहित माना गया है। तो इसमें जी कारक को तर्क और समस्या समाधान करने की क्षमता माना गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है अल्बर्ट बंडूरा। तो इनका कहना है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं जिसको कहा जाता है अभ्यास के द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि, पुरस्कार या निरीक्षण द्वारा अधिगम। तो अल्बर्ट बंडूरा जो है इनका कहना है। अब इनका यहाँ पर कौन सा मानना है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है कौन सा? निरीक्षणात्मक अधिगम। अल्बर्ट बंडूरा जो है ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और शिक्षा शास्त्री भी। और इनका जो जन्म है ये 4 दिसंबर को हुआ था, 4 दिसंबर और 1925 को कनाडा में। और अल्बर्ट बंडूरा जो थे इन्होंने कहा था कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम कहते हैं। और निरीक्षणात्मक अधिगम को अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने का व्यवहारिक तरीका बनाया था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा अधिगम का द्वितत्व सिद्धांत। ये दिया गया था थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड या गिलफोर्ड के द्वारा। और अभी हमने क्वेश्चन पे बात ही की थी। तो द्विकारक का जो सिद्धांत है ये स्पीयरमैन का है। तो इन्होंने कहा था कि ज्ञान सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता है जिसे मापा जा सकता है और तथा संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो द्वितत्वों का सिद्धांत है स्पीयरमैन का। इसके बाद आ जाता है सीखी गई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता। पुनः स्मरण, संवेदना, विस्मृति या स्मृति क्या कहा जाएगा? तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता और इसको विस्मृति कहा जाता है। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखना मतलब याद रखना कह देते हैं, जिस कोई भी बात होगी याद रखना या उसे दोबारा से याद करना। उसमें जो असफल हो जाएंगे मतलब जो कोई भी क्वेश्चन है या क्वेश्चन ही मान लो आप, जैसे क्वेश्चन आपने कभी याद किया आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, और आज वो आपके याद नहीं है, तो उससे क्या कहेंगे? याद करने में जो असमर्थता है, असफलता अर्थात भूल गए कह देते हैं जिसे। तो वही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। तो ये कहलाता है व्यक्तित्व, संवेदना, समायोजन या फिर चरित्र। तो क्या कहा जाएगा इसको? व्यक्ति में मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। तो उसको जो है व्यक्तित्व कहा जाता है जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है।
इसके बाद आ जाता है सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र, जबकि सामान्य महिला में कौन से होंगे। पुरुषों में होते हैं एक्स वाई और महिलाओं में कौन से होते हैं। तो महिलाएं जो उसमें डबल एक्स वाले होते हैं। तो सामान्य पुरुष में एक्स वाई और सामान्य महिला में डबल एक्स वाले होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं, 23-23 दोनों में, तो 46 होते हैं। इसके बाद आ जाता है प्राप्त अंकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्त अंक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्त अंक होते हैं उसे कहा जाता है मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक या मानक विचलन। क्या कहा जाता है उसको? तो उसको जो है मध्यांक कहा जाएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में बतलाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है बीच वाला, कह सकते हैं आप एक तरीके से। इसके बाद है आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में एक विधि कौन सी है। तो आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि आकृति, गुंफाक्षर आकृति, स्तंभ या स्वलिखित आकृति। और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दी गई है तो कौन सी है? स्तंभ आकृति है। इसमें जो ये वर्गांतर जो होते हैं इनकी आवृत्ति को एक आयत जो है उसके रूप में दिखाया जाता है। इसके बाद है पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण की तकनीक पर, शारीरिक क्षमता, पारिवारिक स्थिति या फिर व्यक्ति की भिन्नता पर। तो पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो किस बात पर होना चाहिए? और ये होना चाहिए व्यक्तिगत भिन्नता पर, क्योंकि एक क्लास जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई किसी काम को जल्दी सीख लेते हैं, कोई लेट सीखते हैं। तो सभी की तरफ देखकर ही काम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, और अभी वह किस प्रकार के वाक्य को संजय हुए हैं। तो ये कहना था यहाँ पर टीचनर, वुडवर्थ, वुंट या मैकडूगल इनका। तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के वाक्य को संजय हुए हैं। तो ये जो यहाँ पर मानना था विलियम वुडवर्थ इनका था। इसके बाद आ जाता है मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का जो वर्ष अंतराल है कौन से वाला है? 2 से 5 वर्षों का, 18 से 20, 6 से यौवन या 20 से 22 वर्षों का। तो मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का जो वर्ष अंतराल है ये माना गया है, और इसको माना गया 6 साल से यौवन तक का। बच्चों में जो विकास की जो अवस्थाएं हैं, सबसे पहले गर्भ वाली अवस्था होती है, गर्भ से जन्म तक की। फिर शैशवावस्था हो जाती है 0 से 5 वाली। फिर बाल्यावस्था हो जाती है 5 से 12 वाली, 6 से कह लो आप। किशोरावस्था हो जाती है फिर 12 से 18 वाली। फिर प्रौढ़ हो जाती है 18 से मरने तक। तो इस प्रकार से है। तो मनोलैंगिक जो विकास में सुप्त जो अवस्था थी इसका अंतराल जो है ये 6 साल से और यौवन तक माना गया था। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के जो बीच का है। इसके बाद आ जाता है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर या वाटसन ने। तो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और ये करने वाले थे एरिक्सन। तो ये जो सिद्धांत है इसमें जो ये व्यक्तिगत, सामूहिक और जो सामाजिक विकास है इनको समन्वित किया जाता है। इसके बाद आ जाता है ईदम अहम पर अहम, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आपने पढ़ा भी होगा आईडी, ईगो, सुपर ईगो। तो ये 3 घटक हैं। ये अल्बर्ट बंडूरा, यूंग, एडलर या फ्रायड, किन के 3 घटक हैं, किन के अनुसार हैं? तो ये जो यहाँ पर माने गए हैं जो ये फ्रायड जो है इनके अनुसार। तो इसमें जो ये ईदम जो है इसको फ्रायड ने ज़्यादा महत्व दिया था, ईदम को, आईडी को। इसके बाद है किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा सीखी जाती है। तो कौन से व्यवहारवादी जहाँ उनका मानना था यहाँ पर ये वाटसन, स्किनर, गुथरी या थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर जो ये स्किनर जो है इनका था ये। इसके बाद है इनमें से केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप नहीं है, प्रसार, मध्यांक, बहुलांक या फिर मध्यमान। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप नहीं है? अब नहीं है ऑप्शन 1 वाला, अर्थात जो प्रसार है। इसको छोड़कर ये सारे यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, बहुलांक, मध्यांक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन
दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावलोव, थॉर्नडाइक, हिंगाटी या हल्का। तो ये जो थॉर्नडाइक जो है इनका था ये। तो इन्होंने कहा था कि जैसे आप कोई काम शुरू शुरू में करते हैं तो इसमें गलतियां होती हैं ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं तो गलतियां समाप्त हो जाती हैं। तो प्रयत्न और भूल का स्थान था यहाँ पर ये। इसमें कि जब कोई उद्दीपन किसी व्यक्ति के सम्मुख दिया जाता है तो वह अपने प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करता है और इनमें से सही अनुक्रिया का संबंध उद्दीपन के साथ हो जाता है और यही संबंध सीखना है। इसके बाद है इनमें से किन के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। तो गुणनफल कौन सा है? वुडवर्थ, गैरेट, थॉर्नडाइक या हॉल, जो हॉलैंड है, इनके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है और ये मानने वाले थे हॉलैंड। तो इनके अनुसार जो ये वातावरण जो है इनका प्रयोग, वातावरण शब्द का जो प्रयोग है उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभाव और दशाओं के समूह सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार और बुद्धि व परिपक्वता को प्रभावित बनाती है। तो वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में ये स्पष्ट है कि व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो आस पड़ोस का जो माहौल है, परिवार का माहौल, तो इन सभी का जो प्रभाव है एक बच्चे के ऊपर पड़ता है। जैसे वातावरण में बच्चा रहेगा वैसे ही वो सीखेगा। इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट जो आ जाता है सब्जेक्ट, हिंदी आ जाती है यहाँ पर, और इसमें हमने वाक्य जो रिक्त स्थान जो है इनको लिया है। तो कई बार जो है आ जाते हैं ये भी, वैसे तो कम ही देखने को मिलते हैं लेकिन कभी कभार जो है ये भी देखने को मिले हैं। तो हमने जो है यहाँ पर एग्ज़ाम में छोड़ना कुछ नहीं है, चाहे एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ लिया जाए। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का अभिमान, दर्प, गौरव या घमंड, तो इसमें क्या हो सकता है कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं तो हमें क्या इस पर गर्व होना चाहिए, न कि घमंड होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि गुरुजी मेरा स्वीकार करें। अभिनंदन, स्वागत, अभिमान या अभिवादन क्या होता है? तो जैसे आप किसी को कहोगे तो आप क्या कहोगे? अभिवादन, गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। तो क्या ये श्रद्धापूर्वक किया जाने वाला नमस्कार है। इसके बाद है इस महावाक्य में 16 है सर्ग, सर्व, स्वर्ग या सर्व। अब क्या है महाकाव्य में, और इसमें जो हमारा सेंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला सर्ग है। अब यहाँ पर आपको कैसे पता लगा सर्ग है? ये संस्कृत जो है उसमें आता है, महाकाव्य, काव्य, नाटक। तो महाकाव्य जो होता है वो हमेशा सर्गों में होता है, कम से कम 8 और अधिक से अधिक 10 सर्ग होते हैं महाकाव्य में। अगर नाटक हो, नाटक अंकों में होता है, उसमें कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं। तो महाकाव्य जो है हमेशा सर्गों में होता है, तो इसी कारण से सर्ग है। इसके बाद है इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही है। तो ये 29 आएगा, प्रगति, वृद्धि या विकास। इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही थी, तो क्या रही थी? तो ये रही थी प्रगति। नेक्स्ट है तैरती चलती है इसलिए नाव को तरणी, तरुणी, तरणी या तरुणी क्या कहा जाता है? अब ये कई बार तो शुद्ध अशुद्ध में आ जाता है, कई बार इनके ये पर्यायवाची में भी आ जाते हैं, नाव के पर्यायवाची हैं या तैरने अर्थ में। तो इस प्रकार से भी कई बार आ जाता है। तो इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो नाव को तरणी अर्थात पार लगाने वाली भी कहा जाता है। इसके बाद है मैंने सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। तो ये अंतःकरण में सोचा था, मन में सोचा, आत्मा में या चित्त में? तो किस में सोचा? और इसमें अगर हम देखें तो ये हो जाएगा मन में। तो मन में ही सोचा जाता है कि भला ऐसे क्यों होता है। नेक्स्ट आ जाता है कोई नहीं टाल सकता। अब नियत, नियति, नमित या निमित्त को कौन किसको क्या नहीं टाल सकता? कह देते हैं कि जो इसकी किस्मत में होगा उसे कोई नहीं टाल सकता है, किस भाग्य में लिखा होगा उसे कोई नहीं टाल सकता। तो क्या कहा जाता है उसको? नियति। नियति को कोई नहीं टाल सकता। इसके बाद है अपने लिए लड़ना धर्म है। सत्तव के लिए सवतव, सम्मत या सम्मति
किसके लिए लड़ना धर्म है? तो इसमें देखें तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी वाला, अपने जो स्वतव है इसके लिए। नेक्स्ट है, आज के वैज्ञानिक नए नए डैश द्वारा हमारे जीवन का सुखमय बना रहे हैं। अनुसंधान के द्वारा, आविष्कार, विचार या पदार्थों के द्वारा। तो किसके द्वारा जो हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं? तो यह बना रहे हैं आविष्कारों के माध्यम से। नेक्स्ट आ जाता है, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह हो सकता है संक्रामक, आक्रामक, अभिक्रामक या अतिक्रामक। इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो ये क्या हो सकता है? संक्रामक। नेक्स्ट आ जाता है, रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पर इनमें क्या आ सकता है? अब इसमें अगर हम देखें तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ये उपेक्षा करना है, उदाहरण देखा क्या देते हैं जिसको। इसके बाद है, संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? शरीर, अधिकार, कर्तव्य या आचरण। क्या हो सकता है प्रभावित संगीत के द्वारा? अब संगीत जो है इसके द्वारा हो सकता है आचरण। इसके बाद है, भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य कौन सी गति से नहीं हो सका है? प्रशंसनीय, स्तुत्य, अनुशंसनीय या स्तुत्य। तो भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य कौन सी गति से नहीं हो सका है? तो यह है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका। नेक्स्ट आ जाता है, गांधी जी का राम राज्य का सपना आज तक नहीं हुआ। साकार, स्वीकार, निराकार या आकार। तो राम राज्य का जो स्वप्न उन्होंने देखा था वो क्या नहीं हुआ? तो वो है साकार, पूरा कंप्लीट होना। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है। प्रयोजन, आरक्षण, संगठन या आयोजन। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का किसमें बड़ा काम है? तो ये है आयोजन का। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। जैसे ब्याह शादी होती है उसमें जहाँ कितना समय लगता है, कितना खर्च आता है, वो या कोई प्रोग्राम करते हैं बड़ा, वो लगा लो। इसके बाद है, वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें किया निरस्त, विश्वस्त, संतुष्ट या आश्वस्त। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री तो घबरा गए लेकिन चालक ने क्या किया था? तो उनको आश्वस्त करना, डांडा उड़ाना कह देते हैं जिसको। इसके बाद है, व्यंग्य लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है। अब इसमें अनुरूपता, अभिरामता, विद्रूपता या संगति क्या आएगा? तो व्यंग्य लेखक सामाजिक किस पर तीखा प्रहार करता है? और ये करता है विद्रूपता पर। नेक्स्ट आ जाता है, मनुष्य के किसमें पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है? कष्ट में, सुख में, तनाव में, एकांत में। कौन से में होती है मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी? अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी में आया है एकांत में, तो एकांत में उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है। इसके बाद है, धोखे भरे आधुनिक समाज में किसकी प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? प्रति आवर्तन की, प्रवर्तन या प्रवचन की। किसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है? तो यह है प्रवचनों की। नेक्स्ट आ जाता है, जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक कौन सी व्यवस्था है? मानकीय है, क्रमिक है, आदर्श है या आंतरिक है? तो जाति सामाजिक स्तरीकरण की कौन सी एक अवस्था है? अब ये जो है यहाँ पर इसको मानकीय अवस्था माना गया है। नेक्स्ट है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। शत्रु को, सहयोगी को, प्रतिरोधी या विपक्षी को। तो उसका हृदय इतना कोमल है वो किसको चोट नहीं पहुंचा सकता? अर्थात शत्रु को। मतलब जो कह सकते हैं कि पुल भी नहीं तोड़ सकता, वो शत्रु को कैसे चोट पहुंचाएगा।
नेक्स्ट है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उदत, प्रबद्ध, उदत या संबद्ध क्या रहना चाहिए देश की रक्षा करने के लिए। तो देश की रक्षा करने के लिए जो है उदत रहना चाहिए, मतलब तैयार कह देते हैं जिसको तत्पर। नेक्स्ट आ जाता है माता जी को आशीर्वाद, शुभ अक्षर, स्नेह या प्रणाम। तो जैसे लिखते हैं हम बड़े को स्नेह, छोटे को जब स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद ऐसे कह देते हैं जब लेटर वगैरह लिखते हैं। तो माता जी को क्या कहा जाएगा, तो माता जी उनको कहा जाएगा प्रणाम। अपने से जो बड़े हैं उनको क्या हमेशा प्रणाम किया जाता है। इसके बाद है आदि कवि, इन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। वाल्मीकि वाल्मीकि वाल्मीकि, अब ये शुद्ध अशुद्ध में भी आ जाता है कई बार। वैसे तो सभी को पता है रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। अब ये कौन से वाले वाल्मीकि है, यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध भी है। तो इसमें जो ये ऑप्शन डी में बताया गया है वाल्मीकि, ये वाले जो है इन्होंने। इसके बाद है आज आकाश में छाए हैं, जलज, जलद, जल्दीय, नीरज। अब यहाँ पर ये बताना है आकाश में क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक का मतलब पानी भी है। तो यहाँ पर जो इसका मतलब है ये जो जलद से है। जलद शब्द बादल का पर्यायवाची है। आकाश में जलद छाई हुई है, आकाश में बादल छाई हुई है। और इसके अलावा बादल के घन, जलधर, नीरद, पयोद, मेघ, वारिद, वारिधर ये भी है। नेक्स्ट है वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की। अगर बरसात न हो बहुत लंबे समय तक तो क्या होता है उससे, तो उससे क्या है आशंका, अर्थात वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की आशंका है। नेक्स्ट है रूस में एक बार हुई थी कांति, क्रांति, क्लांति या क्रांति क्या हुई थी। तो रूस जो है इसमें एक बार क्रांति हुई थी, जैसे 18 सितंबर की क्रांति है। नेक्स्ट है दो जमाने पर दही के रूप में हो जाता है, प्रणत, परिणति, परिणत या परिणीत। अब दूध जमाने पर दही में बदल जाता है, बदलने वाला ही है यहाँ पर अर्थ, इसको कहा जाता है परिणत, ये वाला। नेक्स्ट है अंधों में लंगड़ा, काना, पहलवान या चतुर राजा होता है। तो लोकोक्ति भी है, अंधों में कह देते हैं अंधों में काना राजा, ये वाला। इसके बाद है अंधे को हरा ही नजर आता है। अब बचपन के, सावन के, बात या आँख के, ये भी प्रसिद्ध लोकोक्ति है, कह देते हैं। तो कह देते हैं कि सावन के अंधे को सारी जगह हरा ही हरा दिखता है। इसके बाद काल अक्षर होता है, उल्लू, भैंस, कोयल, गाय के बराबर। तो ये भी लोकोक्ति है। तो काल अक्षर भैंस बराबर कह देते हैं, तो भैंस बराबर। इसके बाद है गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित है, न्याय, यश, अहिंसा या प्रशासन पर। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित है, न्याय पर। देखने में जो आसान लग रहे होंगे, लेकिन कई बार जब एग्जाम में आता है तब वहाँ पर बहुत सोचना पड़ जाता है कि इसमें क्या आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे दिखाई देने लग जाते हैं तब। इसके बाद है दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, धर्म सम्मत, धर्म सापेक्ष, निरपेक्ष या अनुसार। तो दृष्टि राष्ट्रीयता का क्या है, तो यह है धर्म निरपेक्ष। नेक्स्ट है लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना किसके रूप में जागृत करता है, संकीर्ण, अस्वाभाविक, स्वाभाविक या अनिरंजित। तो लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना किस रूप में जागृत करता है, और ये करता है स्वाभाविक रूप में, ऑप्शन डी वाली। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है, विविधता, आत्मनिर्भरता, बहुलता या क्षमता। तो विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो विकास जो है इसके लिए माना गया है आत्मनिर्भरता को। नेक्स्ट आ जाता है मान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है, निर्लिप्तता पाई जाती है, निष्कपटता, लिप्तता या निपटता क्या होती है मान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति, तो ये होती है निर्लिप्तता, ऑप्शन ए वाली। इसके बाद आ जाता है भाव विस्तार को कहा जाता है पलवंश, समास, मुहावरा या कोई सा भी नहीं। तो भाव विस्तार को क्या कहा जाता है, और भाव विस्तार जो है इसको पलवन कहा जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसमें क्या है, किसी
किसी उक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका मतलब हो गया किसी भाव का विस्तार करना। इसके बाद है राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, नागेंद्र या कोई सभी नहीं। अब यहाँ पर जो ये ऑप्शन ए में आए हैं तो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है वह लजा रही है। अब ये जो वाक्य है कौन सी क्रिया का उदाहरण है? यहाँ पर सकर्मक अकर्मक दोनों है, एक द्विकर्मक है, कौन सी है? वह लजा रही है। तो यहाँ पर जो है ये अकर्मक का उदाहरण है। कर्मक कौन सा होगा? जिसमें कोई कर्म नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है राम रोटी खाता है। ये भी ये जो वाक्य है एक कौन सा है? सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है, कोई सब नहीं है। राम रोटी खाता है। तो राम रोटी खाता है तो इसका मतलब है ये सकर्मक है। राम भी है, खाने का काम भी है, रोटी भी है, तो ये सकर्मक है जिसमें कर्म हो। अब हाथी जो है यहाँ पर क्या काम करता है? तो हाथी क्या करेगा? चिंगाड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट आ जाता है ईश्वर कृपा से हम सुरक्षित हैं। का, के, की, को क्या बनेगा इसका? तो ईश्वर की कृपा से हम सुरक्षित हैं। इसके बाद जिसने घूमने की आदत हो उसको कहते हैं घुमक्कड़, खिलाड़ी, नवचर या भुलक्कड़। तो जिसे घूमने की आदत हो तो उसे क्या कहा जाएगा? घुमक्कड़ कह देते हैं कि इसे तो ज़्यादा रहती है घूमने की। इसके बाद आ जाता है जलचर, थलचर। ये 3 प्रकार के जीवन होते हैं। क्षिति, अंतरिक्षचर, नभचर या रुधिरचर। जल, थल, तो 3 प्रकार के चर हैं और एक वाला कौन सा है? और एक वाला है नभचर। जल, थल और आकाश वाला। नेक्स्ट आ जाता है मंदिर में पुजारी केवल ही दिखते हैं। वस्त्र, पुष्पमाला, चढ़ौती या भक्ति। मंदिर में पुजारी की केवल क्या दिखती है? और ये है चढ़ौती। नेक्स्ट है अभिषेक घर चला गया। किसके? अपने आप, उस या इसके? तो अभिषेक अपने आप घर चला गया। नेक्स्ट है गिलास तोड़ा। क्वेश्चन मार्क भी है। तुमने, उसने, इसने या किसने? तो जब किसी को क्वेश्चन किया जाता है तो पूछा जाता है कि ये गिलास किसने तोड़ा? तो ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। जिसका, उसका, किसका, इसका, क्या बनेगा इसमें? तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला बनेगा। तो जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। आज के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। मिट्टी, सूरत, बालू या दिमाग, क्या खराब कर रखी है? तो ये कर रखे है मिट्टी। नेक्स्ट है मृग घास खा रहा है। बछड़ा, शिशु, शावक या बच्चा। मृग घास खा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा इसमें? तो मृग का क्या होता है? मृग जो है इसका होता है शावक, क्योंकि बछड़ा तो गाय भैंस जो होता है उनका होता है, गाय का बछड़ा, तो ये शावक है। तो मृग का क्या होता है? शावक। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा यह कविता लिखी है मैंने, उस, तुम या किसने? तो यह कविता लिखी है मैंने। नेक्स्ट है गांव के लोगों को कहते हैं गंवार, गवोरा, ग्रामीण या देहाती। तो क्या कहा जाता है इनको? गंवार, गांव में रहने वाले गंवार। इसके बाद है उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। समान, हाथ, पैसे या पैर। तो उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते हैं, क्या करके? क्या देते हैं कि ये तो हाथ पर हाथ धरो बैठे हैं, ऐसे क्या देते हैं? तो ये है हाथ धरे। नेक्स्ट है अवगुण शब्द में उपसर्ग है। गुण, अव या अणा, कौन सा है अवगुण? उपसर्ग। उपसर्ग क्या? जो शब्द के सुर में लगेंगे। अब सब सुर में कौन सा है? ये जो अव जो आया है ये वाला, तो यही उपसर्ग है। इसके बाद है पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। नीर, नीड़, नीम या नीव, क्या बनाते हैं पक्षी? तो घोंसला बनाते हैं। घोंसला क्या कहते हैं? नीड़।
इसके बाद हम मुहावरे अपना सामान्य अर्थ देकर अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विशेष, पर्याय, विपरीत या सामान्य क्या कहेंगे? मुहावरा अपने सामान्य अर्थ देकर अर्थ प्रकट करते हैं, तो क्या कहा जाएगा? विशेष। नेक्स्ट है, राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात जागती, व्याकुल, अति प्रसन्न या तारे गिनती रही, तो क्या आएगा? तो रात तारे गिनती। राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात तारे गिनती रही। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें नया जो पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।